अब इसी टेम्परेचर वाले टॉपिक में हमको पढ़ना है बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है संबंधित आपका लेटेंट हीट से। किससे? लेटेंट हीट से। देखो लेटेंट हीट के बारे में आपको मैं सब बातें बताऊंगा, उसके पहले ना सुन लो मेरी बात। क्या है देखो, जो लेटेंट हीट है इसका मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लो। देखो इसमें एक शब्द है लेटेंट। इस लेटेंट शब्द का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब हिंदी में छुपा हुआ। ठीक है, एनीथिंग विच कैन बी हिडन, विच इज हिडन कैन बी टर्म्ड एज व्हाट? लेटेंट। ठीक है, तो एक ऐसी हीट है जो छुपी हुई रहती है, जो आपका हिडन रहती है। तो ऐसी हीट का क्या होती क्या है, इसका मतलब क्या है पढ़ने का भी दिमाग में आता है ना। तो इस बात को समझना बेटा। क्या होता है ना, देखो जब हम किसी भी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि हमको उसको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तभी वो सॉलिड आपका आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बताया था मैंने। अब क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना लेटेंट हीट के, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास आपका एक आइस क्यूब है। ठीक है, ये बड़ा सा आइस क्यूब है और इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें? वाटर में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मुझे इससे क्या करनी पड़ेगी? हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ना। अब देखो यहां पे एक माजरा समझना। मान लीजिए मेरे पास एक बकेट है, उसमें बहुत सारे ऐसे मैंने आइस क्यूब रखे हैं और वहां पर मैंने ऊपर में थर्मोमीटर भी रख दिया है। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब क्या हुआ, जब मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा था, भाई मुझे पता है कि आइस का टेम्परेचर क्या है थर्मामीटर के अकॉर्डिंग, ये है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं लगातार आइस को, बट मैं देख रहा हूं कि थर्मामीटर का जो रीडिंग है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही, उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। बट हाँ, ये जो आइस है धीरे धीरे आपका पानी के रूप में, वाटर के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो जब तक ये पूरी आइस आपका वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है ना, ये थर्मामीटर का रीडिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। बट एक बात बताओ, क्या मैं हीट सप्लाई करना बंद कर चुका हूं क्या? नहीं, मैं तो हीट सप्लाई कर रहा हूं। तो ये हीट जा कहां रही है भैया? कहां जा रही है हीट? तो असल में बेटा ये जो हीट है ना, ये यूज हो जा रही है इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस में। ठीक है ना, इसीलिए जो थर्मामीटर है इस रीडिंग को जज ही नहीं कर पा रहा है, इसको पता ही चल रहा है कि हीट बढ़ भी रही है। क्यों? क्योंकि जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारी हीट ये आइस यूज कर ले रहा है अपने आप को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, यही कारण है कि जो लेटेंट हीट है वो थर्मामीटर डिटेक्ट नहीं कर पाता है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो देखो इसी को अपन एक बार फिर से समझते हैं। लेटेंट हीट, हीट एनर्जी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इट्स लेटेंट हीट। ठीक है, क्या होती है लेटेंट हीट? ऐसी एनर्जी या ऐसी गर्मी या ऐसा हीट which is supplied to change the state of a substance is called as the latent heat। ठीक है, अच्छा, latent means hidden, मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए, this heat is latent because it becomes hidden in the substance undergoing the change of state and does not show its presence by raising the temperature। मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि ये जो हीट होती है इसको लेटेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उस सब्सटेंस में छुप जाती है जिसका चेंज हो रहा है, यानी कि जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो इसको हम जज नहीं कर पाते। यही कारण है कि इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द थर्मामीटर। अब क्यों ऐसा होता है, वाई, तो इसको भी देख लीजिए। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो सप्लाइड हीट है, जो हमने सप्लाई की थी, मैंने बताया था ना बना के डायग्राम बना के, तो जो हम हीट सप्लाई कर रहे होते हैं ना वो यूज्ड अप हो जाती है इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो फिर से उसी एग्जांपल को समझना। जो आइस क्यूब था हमारे इस केस में, आइस क्यूब, सो आइस किस फॉर्म में था बताओ? आइस सॉलिड फॉर्म में था। सो आइस इज प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स is quite higher than that of the force of attraction between its liquid state, है ना, इसलिए क्या था? सॉलिड था। नाउ अगर हमको इस आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पहले तोड़ना पड़ेगा। तो इसी के लिए हमने क्या की? हीट सप्लाई करी। तो जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज हो जा रही है, इसीलिए वो जो हीट है वो हिडन है, हमको थर्मामीटर में दिखाई नहीं देती। ठीक है, अच्छा, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं कि कितने टाइप्स का होता है लेटेंट हीट। तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मतलब सॉलिड को आपका लिक्विड में मेल्ट करने के लिए जो आपका हीट हम देते हैं, जो छुपी हुई एनर्जी हम देते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन,
मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आपका कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी का यूज करेंगे। तो इस तरीके से इसके दो टाइप है बेटा, पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है? It's a heat required to convert a solid into the liquid state is called as the latent heat of fusion or latent heat of melting। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, नाम से ही क्लियर है भाई। फ्यूजन की जगह मेल्टिंग वर्ड यूज कर लो ना, तब भी चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसा हीट जो हम क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में चेंज करने के लिए सप्लाई करते हैं, और जो छिपी हुई रहती है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अंग्रेजी में है ना, पढ़ लो, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड into the liquid state is called latent heat of fusion और latent heat of melting। अब इसके लिए आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। क्या एक्सपेरिमेंट है? मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर। ये वाला एक्सपेरिमेंट हमको करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं अपन ना, एक जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बकेट में बहुत सारा आइस है, ये मान लीजिए आइस है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आइस वाला जो बकेट है ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए मैंने इसे हीट सप्लाई की और यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर का रीडिंग है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब तक ये पूरा आपका जो आइस है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गया, टिल दैट टाइम जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही था, जबकि मैं लगातार हीट तो सप्लाई कर ही रहा था। तो वही वाली बात है कि हीट कहाँ गई, तो हीट गायब हो गई ऐसा हमको लगता है, बट गायब नहीं होती है। असल में वो यूज हो रही होती है आपका आइस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ने में, ताकि वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर ये हमने देख लिया। अब इसकी अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, अगर मैं साइंटिफिक आपका लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन की आपसे मांग करूं कि भाई ठीक है आप मैं समझ गया सारी बातें, ठीक है, अब मुझे लिख के बताओ व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेटा। अगर आपको ये बोलेगा तो आपको क्या करना है बेटा, देखो समझना है इस बात को ना जो लिखा हुआ है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of the solid to liquid without any change in temperature। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में जितनी ज्यादा एनर्जी हमको चाहिए, किसमें, जूल्स में, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक बार फिर से पढ़ो इसको, क्या लिखा है? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड is the quantity of heat in joules required to convert the 1 kilogram of solid to liquid without any change in temperature। ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन किसकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। इसको जैसे मैं समझाया हूं ना वैसे ही समझ लेना। देखो क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 किलो आपका क्या है, सॉलिड है। इस 1 किलो सॉलिड को मुझे अगर आपका लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा करने के लिए जितनी मैं एनर्जी इसको सप्लाई करूंगा जूल्स में, ठीक है, उतनी ही एनर्जी आपका कहलाती है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब उस सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितनी आपका हीट चाहिए, तो इतनी मात्रा में हीट चाहिए, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आइस का कितना है, तो आइस का है बेटा 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम, ठीक है। ये इतनी हीट आप दोगे ना आइस को, 1 किलोग्राम ऑफ आइस को, तब वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो देखो यहीं पे देख लेते हैं इसको। ये मान लीजिए आपका आइस है, ये आपका मान लीजिए वाटर है। तो आइस को जब आप लोग 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाई करोगे ना, तब ये आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बिना नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, ये जो वाटर होता है उसमें ऑलरेडी 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स एनर्जी ज्यादा होती है किसकी तुलना में, आइस की तुलना में, ठीक है ना। मतलब मान लो ये जो मैंने सप्लाई किया इसको अगर साइड कर दें और सिर्फ कंपेयर करें आइस को वाटर से, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में, भाई मैंने बताया था ना कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड का एक ही होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं बात करूं आइस की और आपका वाटर की, तो दोनों में से किसमें अधिक एनर्जी है, तो अधिक एनर्जी किसमें, वाटर में। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी सप्लाई करूंगा इस आइस को, तभी ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अदरवाइज ये नहीं बनने वाला, ये आइस ही रहेगा, ये बिल्कुल चेंज नहीं करने वाला। मतलब अगर मैं बात करता हूं एनर्जी की, तो वाटर इज हैविंग
3.34 into 10 to the power 5 joules of energy more than that of the ice। यही कारण है बेटा कि जब भी ना हमको किसी चीज को ठंडा करना होता है, कूल करना होता है, तो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं? आइस का यूज करते हैं। क्योंकि हमको पता है कि पानी में पहले से इतनी अधिक एनर्जी है और आइस में इतनी आपका कम एनर्जी है। तो आइस ना किसी भी चीज को जल्दी ठंडा कर सकता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर। समझ में आ गई बात? ये बात यहां पर लिखी हुई है कि 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज 3.34 into 10 to the power 4 joules of less heat than 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1 किलोग्राम आइस ले लो, 1 किलोग्राम आपका वाटर ले लो, दोनों में से किसमें एनर्जी कम है तो आइस में कम है, किसमें अधिक एनर्जी है तो वाटर में अधिक एनर्जी है। इसीलिए जब भी हमको कोई चीज कूल करनी होती है तो आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंसिडर्ड एज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर आ गया? नहीं आया होगा तो बार बार सुन लो इसको, एक बार नहीं आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार समझना, मगर ये समझो इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मगर मेरे को पता है आप सब इंटेलिजेंट हो, समझ गए होगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और बात समझना बेटा, क्या होता है मैंने अभी आपको बताया। मान लीजिए आपका ये आइस था, ठीक है, और ये आपका लिक्विड है यानी कि वाटर है मान लो। ठीक है, तो जब भी कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हमको इससे हीट देनी पड़ती है। मतलब ये क्या करती है? ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अगर किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है मतलब वो क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगी। बट अगर आप उल्टा करते हो, लिक्विड से अगर आप सॉलिड में जाओगे तो ये चीज हीट को छोड़ेगी भी, तो यानी कि हीट को रिलीज भी करेगी, करेगी नहीं करेगी? वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। When a solid melts, it absorbs heat to form liquid, and when a liquid freezes to form a solid, an equal amount of heat is given out। क्लियर है बेटा? यही बात यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देख लिए, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी देख लेते हैं। देखिए, heat required to convert a liquid into a gaseous state is called as the latent heat of vaporization। ठीक है भाई, जितनी आपका हीट किसी भी लिक्विड मटेरियल को गैस में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या है अगर मैं इसको बताऊं तो यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट लेना कैसा वाला भाई, देखो यहाँ पे आप लेना क्या, जैसे मान लीजिए आपने लिया है एक ऐसा बीकर, ठीक है, इस बीकर में ऐसे पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने एक थर्मामीटर लगा दिया, ये थर्मामीटर है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, इसको नीचे से ऐसा हीट सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब ये मान लो ये जो हमने सब्सटेंस लिया है, ये जो लिक्विड लिया है, ये आपका वाटर है। अब एक ऐसा टेम्परेचर आता है वाटर का, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, इस थर्मामीटर के अकॉर्डिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी आपका बॉयल होना शुरू होता है और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होते आता है। ये क्या है आपका? ये है वेपर। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये वाला टेम्परेचर आता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, जो पानी है ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो इसके बाद जैसी प्रक्रिया शुरू होती है वेपर बनने की, तो हम टेम्परेचर को बंद तो नहीं करते, आपका हीट सप्लाई हमारी जारी रहती है। बट जो थर्मामीटर है ना 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर बताता ही नहीं, इसके ऊपर टेम्परेचर जाता ही नहीं पानी का। ठीक है, भले 2 घंटे इसको आप उबाल लो, पूरा पानी खत्म हो जाए, बट 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो भी हीट यहाँ पे सप्लाई हम कर रहे हैं इसके माध्यम से ये कन्वर्ट हो जा रही है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वाटर के मॉलिक्यूल्स का, उसको तोड़ के उसको गैस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं नीचे से आपका ना हीट के रूप में, ये आपका यूज हो जा रही है। इसलिए जो थर्मामीटर इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स हो गया है बेटा। ठीक है, तो यही बात मैंने बताई आपका, यही बात आपका एक्सपेरिमेंट समझना है और इसी से हमारा डेफिनेशन में निकल जाता है क्या, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स, बिल्कुल पहली तरह, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। सेम बात है, बट यहाँ पे इतना लिख देना है आपको, यहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 into 10 to the power 5 joules। कितना है? 22.5 into 10 to the power 5 joules पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो
22.5 इंटू 10⁵ जूल्स, ठीक है। इतनी एनर्जी अगर आप सप्लाई करोगे किसको, वाटर को, तब वो कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर वेपर में, ठीक है। समझ रहे हो ना, पानी के पास पहले से इतनी एनर्जी नहीं होती। अगर ये होती तो पानी कभी इस स्टेट में हमको नीचे में मिलता ही नहीं, वो हमेशा हमको वेपर स्टेट में मिलता, ठीक है। बट अगर आप पानी को ये वाली एनर्जी दोगे तब पानी आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जब वेपर बनता है तो उसके पास 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स जो एनर्जी है वो अधिक होती है पानी की तुलना में, ठीक है ना। मतलब अगर मैं ऐसे कंपेयर कर दूं, इसको मिटा के सिर्फ इसी को लिखे रहूं, तो वाटर वेपर के पास में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर। मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे मैं पानी और वाटर वेपर दोनों की अगर मैं तुलना करूं तो वाटर वेपर के पास पानी की तुलना में अधिक एनर्जी है, दिख रही है ना, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। यही कारण है कि जब कोई इंसान वाटर वेपर से क्या हो जाता है, वाटर वेपर से जल जाता है ना, तो बहुत ही सीवियर बर्न इंजरी होती है, बहुत ही खतरनाक होता है। कभी देखना ना, रोटी खाते खाते जब माँ रोटी देती है गरम गरम फुली हुई, तो हमारा जब हल्का सा भी हाथ एक जगह से होता है ना, कई रोटी में जहाँ पे छेद होता है वहां से भाप अचानक निकलती है, तो जैसे हमारी उंगली वहां पे टच होती है कितनी जोर से हमारा हाथ जलता है, देखिए हो ना। तो वो ज्यादा सीवियर होता है, इसलिए बोलते हैं स्टीम से जला हुआ जो व्यक्ति है ना, काफी सीवियर उसकी इंजरी मानी जाती है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एनर्जी है वाटर वेपर की वो ज्यादा है आपका एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। तो बर्न कॉज्ड बाय स्टीम are much more severe than those caused by the boiling water because the steam contains more heat in the form of latent heat। latent heat मतलब ये वाली हीट 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स, इसीलिए आपका इससे ज्यादा सीवियर बर्न होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा ये है सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एकदम रिलैक्स होकर समझना। देखो क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कोई चीज सॉलिड है उसको पहले हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में इसको गैस में कन्वर्ट करते हैं। गैस का भी पहले अपन उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। कई बट ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, इस बीच की स्टेप को खा जाते हैं। मतलब वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और डायरेक्टली गैस से आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, ठीक है, and vapors into solid on cooling is what we call as the sublimation। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, सॉलिड से क्या बनाया हमने, वेपर बनाया। कैसे बनता है आपका, हीटिंग से, ठीक है। और वेपर से हमने क्या बना लिया, सॉलिड बना लिया कूलिंग से। तो ये अगर डायग्राम आपको याद है ना तो बहुत ही आसान है, वैसे समझ ही गए होगे, बहुत ज्यादा इजी ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में आपको दो शब्द मिलेगा, एक मिलेगा सबलाइम, दूसरा मिलेगा सब्लिमेट। सबलाइम क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन इज सेड टू बी सबलाइम। मतलब यहाँ पे एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। तो देखना अभी कोरोना का टाइम चल रहा है या फिर आपके घर में वैसे भी जब माँ पूजा करती है ना, तो क्या करती है वो ना कपूर जलाती है। कपूर सुने हो, कपूर। तो कपूर को जब ना कपूरदानी में ऐसा गर्म करते हैं ना तो कपूर के वेपर्स निकलते हैं, कैंपर बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, ठीक है। तो उसके वेपर्स निकलते हैं। तो कपूर तो सॉलिड है, जैसे ही हमने उसको गर्म किया वो ऑटोमेटिकली गैस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में आया ही नहीं। तो कैंफर इज समथिंग विच कैन बी टर्म्ड एज अ सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन, बोल सकते हैं ऐसा। आप देखो यहां पे सबलाइम का मतलब क्या हो रहा है, द सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज सेड टू बी सबलाइम। मतलब कैंफर के केस में जो कैंफर आपका जिसका सब्लिमेशन हो रहा है वही क्या था, वही था सबलाइम, ठीक है। यानी कि जिस चीज का सब्लिमेशन हो रहा है, यानी कि जो चीज सॉलिड से आपका वेपर में कन्वर्ट हो रही है उसी को हम बोलते हैं सबलाइम। क्लियर हो गया। सब्लिमेट क्या होता है फिर, आप देखो कैंपर को मैंने आपका जो एक आपका इसका आता है जलाने का इलेक्ट्रॉनिक आपका आता है, उसमें हम रख देते हैं ऊपर से कैंपर को, तो कैंपर आपका धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। अब अगर मैंने इस वेपर को इकट्ठा कर लिया और इस वेपर को ठंडा करके अगर मैंने वापस इससे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो वो जो सॉलिड फॉर्म होगा बेटा वो कहलाता है क्या, सब्लिमेट। मतलब द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर्स ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड एज द सब्लिमेट, ठीक है। तो ये दो शब्द याद रखिएगा, सबलाइम और सब्लिमेट। अच्छा, द कॉमन सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन आर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैंफर का। कैंफर के अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस हैं जो आपका सब्लिमेशन वाली प्रोसेस में होके गुजरते हैं।
जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, उसको आप गर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कंडेंस करोगे, ठंडा करोगे तो वापस आपको अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। आयोडीन भी एक ऐसा ही आपका एक मटेरियल है, कैम्फर यानी कि कपूर मैंने बताया। नेथलीन की गोली होती है हमारे घर में, हमारी मम्मियाँ गद्दे के नीचे एक अलमारी में आपका, जहाँ पे चूहा ना आ पाए, कीड़े मकोड़े ना आ पाए, इसलिए कैम्फर की सफेद सफेद आपका गोलियां रखते हैं, ठीक है। तो वो आपका गोलियां कहलाती है नेथलीन बॉल। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, ऐसे सब्सटेंस का एग्जाम्पल है जो सब्लिमेशन इसका हो जाता है। इसके पास एंथ्रासीन इज ऑल्सो वन ऑफ दो सब्सटेंसेस विच अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ द सब्लिमेशन। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट द सब्लिमेशन इज। तो बेटा इस पूरे आपका सेशन में हमने क्या क्या समझ लिया? हमने समझ लिया कॉमन यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, ऐसा यूनिट क्या होती है, पढ़ लिया हमने। उसके हमने देख लिया कि भाई जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो कैसे पड़ता है। मेल्टिंग देखा हमने, बॉइलिंग देखा हमने, कंडेंसेशन देखा हमने, फ्रीजिंग देखा। फिर हमने लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा, और उसके बाद में हमने सब्लिमेशन देख लिया ना। अब इसके बाद के सेशन में बेटा मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इसके बाद वाले सेशन में आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।